स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज एक बार फिर से हम व्हाइट बोर्ड पर आ गए हैं। इससे पहले की 2-3 क्लासेस पीडीएफ के थ्रू हुई थी, लेकिन आज हम फिर से व्हाइट बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में हम यह देखेंगे कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, प्राचीन अनुबंधन क्या है, और उसके अंतर्गत हमने अनुबंधन के बारे में और कैसे अनुबंधन स्थापित होता है उसके बारे में, इसके साथ साथ क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रमुख भागों के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में हम क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें है उत्तेजन का नियम, लॉ ऑफ एक्साइटमेंट, आंतरिक अवरोध का नियम, इंटरनल इनहिबिशन, उसके बाद बाह्य अवरोध, एक्सटर्नल इनहिबिशन। इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के बीच कालिक क्रम और उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण और पुनर्बलन, फिर स्वतः पुनर्बलन। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एक क्वेरी है, उसके बारे में हम बात करते हैं, देन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो से रिलेटेड एक कमेंट आया हुआ है नसरा का। नसरा ने पूछा है कि सर एक बार अनुबंधन को फिर से समझा दिया जाए। तो एक बार फिर से हम पहले समझेंगे कि अनुबंधन क्या है, उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि ली फ्रैंकोइस ने बताया था कि अनुबंधन से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध स्थापित होता है, एक साहचर्य स्थापित होता है। जैसा कि यहाँ पर देखें, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, जिसे भूख लगी हुई है। अब वो क्या करता है, उसके सामने खाना आ जाता है, फूड। ए के सामने फूड आया, तो अब यहाँ पर खाना क्या है, उद्दीपक है। खाना क्या है, स्टिमुलस है। अब खाने को देखकर जो प्राणी है, जो व्यक्ति है ए, उसके मुख से लार स्राव होता है, सलाइवा सेक्रीट होता है। तो लार स्राव क्या है, एक प्रकार की अनुक्रिया है। उसके बाद वह क्या करता है, वह उस भोजन को करता है। जब प्राणी ने भोजन कर लिया तो क्या हुआ कि ए को संतुष्टि की प्राप्त हुई, ए को संतुष्टि मिल गई कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूं। उसके बाद जब इसको संतुष्टि मिल गई तो क्या हो गया कि उसने जो खाना है उसके साथ एक साहचर्य स्थापित हो गया उसका, कि खाने से मुझे संतुष्टि मिलती है, और वह उससे जुड़ गया। समझ रहे बात को? यहाँ पर साहचर्य की बात की जा रही है, उद्दीपक और अनुक्रिया की जुड़ने की बात की जा रही है। तो हम किससे जुड़ते हैं, जिससे हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, आपके पेरेंट्स से। तो आप अपने पेरेंट्स से जुड़ गए हैं, आप अपने पेरेंट्स से जुड़ जाते हैं। आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति किससे होती है, आपके टीचर्स से, क्योंकि आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, तो उनसे भी आपका एक संबंध स्थापित हो गया। या आपकी आवश्यकताओं की किससे होती है पूर्ति, आपके दोस्तों से, तो आपके दोस्तों से भी आपका एक संबंध स्थापित हो गया। यहाँ पर समझने के लिए मात्र इतना ही है कि अनुबंधन में उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है। समझ में आ गया? अब इसको एक बार ये भी देख लीजिए कि पावलोव ने इसका यूज कैसे किया। पावलोव ने क्या किया, पावलोव ने यह बताया कि जब व्यक्ति के सामने स्वाभाविक उद्दीपक आता है, जब व्यक्ति के सामने एक स्वाभाविक उद्दीपक आता है, जैसे ए था, एक को भूख लगी थी, और स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, स्वाभाविक एवं उपयुक्त उद्दीपक। भोजन क्या है, एक प्रकार का उपयुक्त उद्दीपक है, क्योंकि ए को भूख लगा हुआ है। अब जब भोजन को देखता है तो स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, वह उसको लार स्राव होता है। समझे? भोजन को देखते ही उसको लार स्राव होता है, और फिर उसके बाद वह भोजन करता है, जिससे उसको संतुष्टि की प्राप्त होती है। अब जिससे उसकी संतुष्टि हो रही है, जो उसकी जरूरतों को पूरा कर रहा है, जाहिर सी बात है कि वह उससे जुड़ जाएगा। और इसी जुड़ाव को अनुबंधन कहा गया है।
जो जुड़ाव है, इसी जुड़ाव को ही अनुबंधन कहा गया है। तो आशा ही करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबंधन क्या है। अनुबंधन एक प्रकार का सहचर्य होता है, एक प्रकार का एसोसिएशन होता है जो उद्दीपक और अंक्रिया के मध्य स्थापित हो जाता है। कब? जब उद्दीपक से जो व्यक्ति है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ए है, ए के सामने शेर आ गया, लायन आ गया, तो क्या वो क्या करेगा? वहां पर अंक्रिया क्या होगी? वह तुरंत डर के भाग जाएगा। तो क्या वो उससे जुड़ पाएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या उद्दीपक जो ये पर्सन है वह उद्दीपक से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है। ए की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति लायन से नहीं हो रही है। हाँ, लायन की आवश्यकताओं की पूर्ति ए से हो रही है तो वो उससे जुड़ना चाहेगा, लेकिन ये जो पर्सन है यह ए से लायन से जुड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए ये क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबंधन क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि है हमारा कुछ लॉज से रिलेटेड। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रमुख नियमों से संबंधित है, जिसमें हमारा पहले एक बार हम नियमों को देख लेते हैं, फिर उनको डिस्क्राइब करेंगे। हमारा पहला नियम है उत्तेजन का नियम या लॉ ऑफ एक्साइटमेंट। फिर हमारा दूसरा नियम है आंतरिक अवरोध का नियम या लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन। उसके बाद तीसरा है बाह्य अवरोध का नियम, लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन। उसके बाद चौथा है आपका अनुबंधित उद्दीपक और सामान्य उद्दीपक के बीच में कालिक क्रम या स्वाभाविक उद्दीपक के बीच में कालिक क्रम। फिर पांचवा है आपका उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसके बाद आपका छठवां आएगा विभेदीकरण या डिस्क्रिमिनेशन, फिर पुनर्बलन। उसके बाद आपका आठवां रहेगा स्पॉन्टेनियस रिकवरी या पुनर्लाभ। और इसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अधिगम को, क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तेजन के नियम की कि उत्तेजन का नियम क्या है। तो हम वापस पैवलव के प्रयोग पर आते हैं। पैवलव यह बताते हैं कि जब व्यक्ति के सामने उपयुक्त एवं स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है तो व्यक्ति के अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, एक आंतरिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है, वह भूखा है और उसके सामने उसका मनपसंद खाना आ गया। अब जैसे ही उसका मनपसंद खाना आया तो क्या होता है, हम और आप भी वही क्रिया करते हैं कि मान लीजिए आप गए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने और आपने ऑर्डर किया। अब खाना आते ही, बर्गर आते ही क्या हो गया कि अंदर से एक्साइटेड हो गए कि अरे वाह, अब तो हम खाएंगे आराम से बैठ के। तो क्या है, ये जो एक्साइटमेंट है उसी को यहाँ पर पैवलव ने उत्तेजन के नियम के रूप में यूज किया है, बताया है कि यही उत्तेजन का नियम है कि जब व्यक्ति के सामने उद्दीपक उपस्थित होता है, उपयुक्त और स्वाभाविक उद्दीपक, जिस उद्दीपक से आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो वैसा उद्दीपक। ऐसा नहीं कि आप बैठे खाने के इंतजार में कि अभी तो फास्ट फूड आएगा, अभी तो मेरा फेवरेट फूड आ गया और आ गया खिचड़ी। अब खिचड़ी को देखकर आप थोड़ी एक्साइटेड होंगे कि हाँ यार बहुत, अब तो खा के मजा आएगा। हाँ, वो लोग हो जाएंगे जिनको खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। तो खाना आया, आपका फेवरेट फूड आया और आप उसको देख के अंदर से ही एक्साइटेड हो गए। बाहर से एक्साइटेड होंगे तो बाकी लोग भी देखेंगे कि अरे ये क्या हरकत है। तो अंदर से आप एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ खाना आ गया, अब हमें इसे खाना है। इसी को पैवलव ने उत्तेजन का नियम बताया कि जब प्राणी के सामने उपयुक्त एवं स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित होता है तो प्राणी आंतरिक उत्तेजना का अनुभव करता है, उसके अंदर एक आंतरिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए कि पैवलव ने उत्तेजन के नियम के अंतर्गत बताया कि जब प्राणी के सामने उपयुक्त
एवं स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित होता है तो प्राणी के अंदर एक आंतरिक उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। इसी को इन्होंने उत्तेजन का नियम बताया। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे नियम के बारे में, जो कि है आंतरिक अवरोध का नियम। अब यहां पर पावलोव ने कुछ अन्य प्रयोग भी किए। जो कुत्ते को पकड़ के लाए थे उसके साथ उन्होंने कुछ अन्य प्रयोग भी किया। कभी उसको खाना नहीं देते थे, कभी कुछ करके कभी कुछ करके। तो इसमें उन्होंने क्या किया, इस नियम के अंतर्गत आंतरिक अवरोध में पावलोव ने क्या किया कि अब जब उसका अनुबंधन स्थापित हो गया था किसके साथ, पहले क्या था, पहले केवल फूड दिया जाता था। फूड देने से क्या होता था कि सेलिब्रेशन होता था, लार स्राव होता था। भोजन देते ही लाल स्राव होता था। तो भोजन क्या था यहां पर, स्वाभाविक उद्दीपक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है, एकदम स्वाभाविक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। और लाल स्राव होना क्या था, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि हाँ कोई शर्त लगी हो। ये क्या है, भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है जो बिना किसी शर्त के प्राणी में अभिक्रिया उत्पन्न करा देता है। ठीक है, इसीलिए इसे अनकंडीशनल स्टिमुलस भी कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो स्वाभाविक उद्दीपक कहा जाता है। और ये क्या है, स्वाभाविक अभिक्रिया है। ठीक है, जब उसके सामने भोजन उपस्थित किया गया तो क्या हुआ, कुत्ते ने लाल स्राव किया। फिर उसके बाद क्या किया, इन्होंने क्या किया था, एक बार फिर से याद करेंगे हम कि इन्होंने क्या किया, केवल बेल बजाया। बेल बजाया तो कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं किया, नो रिस्पांस। लेकिन जब आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं इधर का थोड़ा सा इरेज करूंगा। मैं इसको एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको, एक क्लासिकल कंडीशनिंग की पूरी यहां से फिर से समझ जाएंगे कि पहले क्या हुआ था, भोजन दिया गया, भोजन देने से लाल स्राव हुआ कुत्ते में। फिर सिर्फ घंटी बजाई गई, घंटी जब बजाई गई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि घंटी से थोड़ी उसको कुछ पता चल रहा है। उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि घंटी बजी, उसके बाद फिर भोजन दिया गया। तो क्या हुआ, घंटी बजने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब उसने भोजन देखा तो फिर से वो सेलिब्रेशन हुआ, लाल स्राव हुआ। घंटी, फिर उसके बाद फिर एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास करते करते जब 10-15 प्रयास हो गए, 10-15 बार लगातार घंटी बजी, देन उसके बाद कुछ मिली सेकेंड बाद भोजन दे दिया गया तो लाल स्राव हुआ। फिर जब 10-15 बार ऐसे प्रयास हो गए, उसके बाद क्या हुआ कि केवल मात्र घंटी बजने से ही, जैसे ही घंटी बजती थी तो क्या होता था कि कुत्ता लाल स्राव कर देता था। क्यों, क्योंकि उसे पता रहता था। अब वो क्या सोचने लगा था, वो घंटी को संकेत समझने लगा था। उसने क्या किया, घंटी और भोजन में एक संबंध स्थापित कर लिया। कैसा संबंध कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। जैसे मान लीजिए कि शाम के टाइम पर आपको खाने के लिए मम्मी बुलाती है कि बेटा आ जाओ। अब वो केवल इतना कहते हैं कि बेटा आ जाओ, वो खाना तुरंत देती नहीं है, लेकिन इतना कह देने मात्र से ही आपको क्या लगता है कि खाना मिलने वाला है और आप एक्साइटेड हो जाते हैं और लाल स्राव होता है। अगर वो बता दें कि आज आपका फेवरेट फूड बना नहीं हो और आपको बहुत तेज भूख लगी हो, तो आप एक्साइटेड भी होते हैं, लाल स्राव भी होता है। मात्र किससे
केवल उनके इतना कह देने से कि बेटा आ जाओ। ठीक, तो ये बेटा आ जाओ क्या है, ये एक तरीके से एक घंटी है, क्योंकि खाना तो मिल है नहीं वो। अब बात उतनी की आवाज सुनने से ही आपको पता चल रहा है कि हाँ खाना किसका संकेत है, वो जो बेटा आ जाओ वर्ड है वह संकेत है कि मुझे अब खाना मिलने वाला है। वैसे ही यहाँ पर जो घंटी है वह संकेत है कि अब उसे भोजन मिलने वाला है। इसीलिए वहां पर आप केवल बेटा आ जाओ वर्ड सुनकर सलाइवा सेक्रीट कर देते हैं या मुंह में पानी आ जाता है, और यहाँ पर कुत्ता मात्र घंटी की आवाज सुनकर ही लाल स्राव कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे पता रहता है घंटी बजी है तो अब तो खाना आएगा ही। अब हम अपने नियम को समझेंगे, दूसरा वाला जो है आंतरिक अवरोध का नियम, तो यहाँ पर आपको सही से समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या होने लगा है कि दोनों में संबंध स्थापित हो गया है, कुत्ता मात्र घंटी की आवाज से ही लाल स्राव करने लगा है। तो पेवलॉव ने क्या किया, पेवलॉव ने एक प्रयोग किया। पेवलॉव ने प्रयोग क्या किया कि पेवलॉव घंटी तो बजाते थे लेकिन खाना देते ही नहीं थे। वो बेल बजा तो कुत्ते ने लाल स्राव तो कर दिया लेकिन बेल के साथ नो फूड, कोई खाना ही नहीं दिया। मतलब वो घंटी बजाए खाना दे ही ना, लेकिन घंटी बजते ही कुत्ता लाल स्राव करे, और जब वो चुपचाप बैठा रहे कि खाना आ रहा है, एक्साइटेड है अंदर से, खाना आया ही नहीं। फिर दूसरी भी बार ऐसा हुआ, घंटी बजी, कुत्ता एक्साइटेड होके लाल स्राव कर रहा है, खाना आ ही नहीं रहा है। फिर घंटी बज रही है, कुत्ता एक्साइटेड होके लाल स्राव कर रहा है। फिर घंटी बज रही है, कुत्ता एक्साइटेड होके लाल स्राव कर रहा है और भोजन आ ही नहीं रहा है। तो कुछ प्रयासों तक तो वैसे चलता रहा, तो कुत्ते ने लाल स्राव करना ही बंद कर दिया। कुत्ता घंटी की आवाज पे लाल स्राव करना बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसके जो लाल स्राव वाला व्यवहार था, जो अनुक्रिया थी, उसका ये माना गया कि विलोपन हो गया, वो भूल गया। लेकिन पेवलॉव ने अपने आंतरिक अवरोध के नियम में बताया कि वह भूलता नहीं है। जैसे घंटी बजी, खाना नहीं आया कुछ दिन तक, घंटी बजने के बाद तो वो लाल स्राव करना बंद कर देता है। लेकिन लाल स्राव करना बंद करने से मतलब यह नहीं है कि वह लाल स्राव वाली अनुक्रिया को भूल गया है। वह क्या करता है, वह एक अंदर से उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और इसलिए वह जानबूझकर वह अनुक्रिया करता ही नहीं है। उसके अंदर एक आंतरिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि घंटी बजने पर अब लाल स्राव करना ही नहीं है। तो जो आपका आंतरिक अवरोध का नियम है उसमें यह बताया पेवलॉव ने कि जब अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है, मतलब जो घंटी है और भोजन है उसके बीच जब संबंध स्थापित हो जाता है, उसके पश्चात कुछ प्रयासों के बाद यदि अनुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत होने के बाद भी स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया जाता है, तो जो प्राणी है वह स्वाभाविक अनुक्रिया करना बंद कर देता है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह उस अनुक्रिया को करना भूल गया है, उसका विलोपन हो गया है। इसका तात्पर्य क्या है कि वह जानबूझकर आंतरिक अवरोध उत्पन्न कर लेता है और वह वो अनुक्रिया करता ही नहीं है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि जब वह घंटी बजने के बाद भी कुत्ता भोजन नहीं पाता है तो वह कुछ प्रयासों के बाद घंटी बजती है लेकिन लाल स्राव की प्रक्रिया बंद कर देता है, वह लाल स्राव करता ही नहीं है। इसे ही आंतरिक अवरोध का नियम कहा गया। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं बाह्य अवरोध की। बाह्य अवरोध या जिसे लॉ ऑफ एक्सटर्नल इन्विशन कहा गया। अब बात उस समय की है कि जब पेवलॉव घंटी और भोजन के मध्य अनुबंधन स्थापित कर रहे थे। मतलब जब वो स्टार्टिंग में एक दिन दिए, एक दिन घंटी बजी, खाना दिए, तो खाने को देखते ही लाल स्राव हुआ, लाल स्राव या सलाइवा सेक्रेशन हुआ। उसके बाद एक प्रयास, दो प्रयास, तीन प्रयास, चार प्रयास, अभी कुछ प्रयास चल ही रहे हैं। अभी
कुछ प्रयास चल ही रहे हैं। अभी अनुबंधन दोनों के बीच में अनुबंधन स्थापित नहीं हुआ है, अभी केवल प्रयास चल रहे हैं। बट उन्हीं प्रयासों के बीच में एक और उद्दीपक को जोड़ दिया गया। और उद्दीपक कैसे? एक एक्सटर्नल अवरोध आने लगा। जैसे घंटी बजी, अब घंटी बजने के साथ साथ क्या किया गया कि तुरंत लाइट जला दिया गया, या तुरंत कोई और आवाज आ गई और खाना दे दिया गया। फिर घंटी बजी, फिर आवाज, या फिर लाइट जल गया, फिर खाना दिया गया। तो कुत्ता क्या है, कुत्ता ये समझ ही नहीं पाता है, वो प्राणी समझ ही नहीं पाता है कि घंटी बजने से के बाद खाना आ रहा है कि लाइट जलने के बाद खाना आ रहा है। इसीलिए वह लाल स्राव की प्रक्रिया करता ही नहीं है। वो जब भोजन को देखता है तभी लाल स्राव की प्रक्रिया करता है, लाल स्राव करता है। उससे पहले घंटी के बजने से वह लाल स्राव नहीं करता है, क्योंकि वह कंफ्यूज हो जाता है, वह समझ ही नहीं पाता। उसके अंदर एक बाहरी अवरोध आ रहा है। अवरोध क्या आ रहा है कि घंटी बज रही है, लाइट जल रही है, या कोई आवाज आ रहा है। तो अब उसको कंफ्यूजन में वो समझ ही नहीं पाता है कि घंटी बजने से खाना आ रहा है, लाइट जलने से खाना आ रहा है, या कोई बाहर से जो आवाज आ रही है उसकी वजह से खाना आ रहा है। इसीलिए वह घंटी बजने से लाल स्राव करता ही नहीं है। इसे ही पैवलॉव ने बाह्य अवरोध का नियम बताया कि जब अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य संबंध स्थापित हो रहा था, हो नहीं गया है, संबंध स्थापित हो रहा था, उसी समय यदि कोई बाह्य अवरोध या कोई बाह्य उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है तो उससे प्राणी में एक बाह्य अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे वह अनुबंधित उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है। जैसे कि वह घंटी के प्रति लाल स्राव नहीं करता है। अब हम बात करते हैं अपने चौथे नियम के बारे में, जो है अनुबंधित उद्दीपक तथा स्वाभाविक उद्दीपक के कालिक क्रम। इसको समझने के लिए हमें एक बार इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके अंतर्गत 4 स्टेप आते हैं, इसमें 4 चीजें आती हैं। उन चारों को एक एक करके समझना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य कालिक क्रम की, या टेम्पोरल सीक्वेंस ऑफ कंडीशनल स्टिमुलस एंड अनकंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, कौन सा अनुबंधित उद्दीपक है? तो घंटी यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक है, क्योंकि उसको स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा गया। जिसे भी हम स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ते हैं वह अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। और जब मात्र अनुबंधित उद्दीपक के प्रति प्राणी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है तो उस अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। समझ में आ गया? जिसे हम स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक के साथ एक बार फिर से देखिए, फूड के साथ में क्या जोड़ा गया था? बेल को जोड़ा गया था। बेल क्या है? यहाँ पर एक अनुबंधित उद्दीपक है, और फूड क्या है? एक स्वाभाविक उद्दीपक है। तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जिसे भी जोड़ा जाता है वह अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है, या कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस। और उसके बाद जो अनुक्रिया होती है वह तो है, पहले होती है स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया जैसे लाल स्राव, स्लाइवा सेक्रेशन, वो क्या है? एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन जब मात्र अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी से ही लाल स्राव होने लगे तो इसे क्या कहा गया? तब ये स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं रह जाती है, तब यह एक अनुबंधित अनुक्रिया हो जाती है, क्योंकि यह एक अनुबंधित उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया है। आप सभी परेशान नहीं होंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा देख सकते हैं, या आप वीडियो को डाउनलोड करके 1-2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं। आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोडिंग ऑप्शन वहां पे ओपन है। और इसको जब 1-2 बार देखेंगे तब समझ में आएगा। आप ऐसे सोचेंगे कि मैं एक ही बार में देख के पूरा कंप्लीट समझ लूं, तो नहीं समझ में आएगा। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देंगे तो वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसको समझने की कोशिश करें कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। अब जैसे टेम्पोरल सीक्वेंस की बात की जा रही है,
तो इसमें जो पावलोव है वो यह बता रहे हैं कि जो अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय है वो समय अंतराल ही निर्धारित करता है कि उन दोनों के बीच में अनुबंधन होगा कि नहीं होगा। पावलोव क्या बताते हैं कि जो अनुबंधित उद्दीपक घंटी और स्वाभाविक उद्दीपक यहाँ पर क्या है, भोजन, ये क्या है, यह है अनुबंधित उद्दीपक, यह है स्वाभाविक उद्दीपक। तो पावलोव ने यह बताया कि जो इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित होना है, एक अनुबंधन होना है, वह किस पर डिपेंड करता है, वह उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समय अंतराल, कि इन दोनों के बीच में समय का गैप कितना है, टाइम गैप कितना है। कि मान लीजिए घंटी बज गई, अब घंटी बजने के 1 घंटे बाद खाना दिया जाता है, तो 1 घंटे बाद खाना जब दिया जाएगा घंटी बजने के, तो कुत्ता ये थोड़ी समझ पाएगा कि मुझे घंटी बजने के बाद खाना मिला है, वह तो भूल चुका होगा तब तक। या खाना देने के बाद घंटी बजे तो भी वह उससे नहीं जुड़ पाएगा, तो भी वह इन दोनों में संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, घंटी और भोजन के मध्य संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो भोजन कर चुका, संतुष्ट है, फिर वो घंटी पर क्यों ध्यान देगा। वह तब समझ पाएगा इस चीज को कि जब उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको एकदम एक्यूरेट गैप दिया जाए। और इसी चीज को समझाने के लिए पावलोव ने 4 और एक्सपेरिमेंट किए उससे रिलेटेड, और उसमें यह बताने की कोशिश की कि गैप कितना होने पर कंडीशनिंग जल्दी होगी और गैप कैसा होने पर कंडीशनिंग देर से होगी, और यह गैप कैसा होगा तो कंडीशनिंग होगी ही नहीं। इसलिए इन्होंने यहाँ पर 4 टाइप के कालिक्रम बताए, 4 टाइप के टेम्पोरल सीक्वेंस बताए, जिसमें यह बताया गया कि कब कैसा गैप होने पर कैसी अनुक्रिया होगी। तो जो सबसे पहला इन्होंने बताया वो था सिमुल्टेनियस टेम्पोरल सीक्वेंस या समक्षणिक कालिक्रम। अब समक्षणिक कालिक्रम में क्या था कि समक्षणिक मतलब समान क्षण, समान क्षण की बात की जा रही है, यानी समान समय की बात की जा रही है। यानी यहां पर क्या हुआ कि घंटी और भोजन को कुत्ते के सामने या प्राणी के सामने एक साथ उपस्थित कर दिया गया। घंटी बज गई और खाना भी है, दोनों चीजों को साथ में लाया गया और साथ में ही हटाया गया। समक्षणिक में क्या है कि घंटी का बजना और भोजन का उपस्थित होना दोनों एक साथ हुई, इसीलिए इसे समक्षणिक कालिक्रम कहा गया। समझ में आ गया? समक्षणिक कालिक्रम में घंटी और भोजन, या कह सकते हैं कि अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, क्वेश्चन आता है इससे कि जो समक्षणिक टेम्पोरल सीक्वेंस या समक्षणिक कालिक्रम है उसमें अनुबंधित उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ ही उपस्थित कर दिया जाता है और एक साथ हटाया भी जाता है। उसके बाद बात आती है विलंबित कालिक्रम या डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस की। डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस में क्या है कि पहले घंटी बज जाती है, पहले घंटी बजी और घंटी टन 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 तब तक बजती रहती है जब तक कि कुत्ते के सामने भोजन न आ जाए। घंटी बजनी स्टार्ट हुई और घंटी कब तक बजती है? जब तक कि कुत्ते के सामने भोजन आ न जाए। जब कुत्ते के सामने भोजन आ जाता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है। इसीलिए अब जो डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस है वह सबसे परफेक्ट टेम्पोरल सीक्वेंस माना गया या सबसे परफेक्ट टाइमिंग मानी गई दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए। घंटी और भोजन के बीच संबंध स्थापित करने के लिए डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस को सबसे बेस्ट माना गया कि घंटी बज रही है और घंटी तब तक बजती है जब तक कि खाना आ न जाए।
जब खाना आ जाता है तो घंटी बजनी बंद हो जाती है। ये भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड चिन्हकालिक क्रम या ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस के बारे में। अब ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस क्या है, इसमें क्या होता है ये भी देखते हैं। इसमें क्या है कि घंटी बजी टन और बज के खत्म हो रही है, और जैसे ही खत्म हो रही है, खत्म होने के बाद, खत्म होते ही नहीं, खत्म होने के बाद, घंटी का बजना खत्म होने के बाद भोजन उपस्थित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, जब घंटी बज जाती है तो क्या होता है, घंटी बज के खत्म हुई, लेकिन उस कुत्ते के दिमाग में या उस प्राणी के दिमाग में घंटी का एक चिन्ह बना रह जाता है। जैसे आप ही देखें कि कोई बेल बजती है तो बेल तो बज के खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ सेकेंड तक उसका जो आवाज है, वो जो उसकी ध्वनि है, वो दिमाग में गूंजती रहती है। चाहे वो मंदिर का घंटा हो, चाहे क्लास का, स्कूल का घंटा हो। जब एक बार टन से बज गया तो बजने के बाद वो तो रख दिए, लेकिन कुछ सेकेंड तक उसकी जो ध्वनि होती है वह मस्तिष्क में घूमती रहती है। उसे ही कहा जाता है चिन्ह। मतलब क्या है कि उस घंटी की ध्वनि का एक चिन्ह दिमाग में अभी बना हुआ है, और तब तक भोजन आ जाता है। इसलिए इसे कहा गया चिन्हकालिक क्रम, कि घंटी की आवाज या घंटी की जो ध्वनि है उसका चिन्ह मस्तिष्क में भी बना है, तब तक भोजन आ गया। ठीक है। तो ट्रेस या चिन्हकालिक क्रम में क्या होता है कि घंटी बज के खत्म होती है, लेकिन उस ध्वनि का चिन्ह मस्तिष्क में बना रहता है। या अगर टर्म्स की भाषा में कहें तो अनुबंधित उद्दीपक उपस्थित होने के बाद जब हटा लिया जाता है तो कुछ सेकंड तक, कुछ मिली सेकंड तक अनुबंधित उद्दीपक का जो चिन्ह रहता है वह मस्तिष्क में बना रहता है, और उसके बाद व्यक्ति के सामने या प्राणी के सामने स्वाभाविक उद्दीपक उपस्थित किया जाता है। समझे? फिर वो स्वभाव अनुक्रिया करता है। अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर, जो कि है बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस या पश्चगामी। पश्चगामी की बात की रही है, उल्टा बैकवर्ड। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले खाना दिया जाता है, फिर खाना देने के बाद घंटी बजाई जाती है, इसीलिए इसे कहा गया बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। पहले खाना फिर घंटी। अब आप बताएं कि जो सबसे अच्छी कंडीशनिंग होगी वह किसमें होगी, सिमुल्टेनियस या डिलेड या ट्रेस या फिर बैकवर्ड। और सबसे जो गंदी कंडीशनिंग होगी या कहें सबसे कमजोर कंडीशनिंग होगी, सबसे जो कमजोर अनुबंधन होगा घंटी और भोजन के मध्य, वह किसमें होगा? कमेंट करके बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूं, अगर कोई कमेंट करना चाहे वो कमेंट करके बता सकता है। तो जो सबसे अच्छा यहां पर होगा वो किसमें होगा? वह होगा डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब जो कालिक्रम बताए गए पैवलॉव के द्वारा, उसमें सबसे शीघ्र अनुबंधन किस टेम्पोरल सीक्वेंस के अंतर्गत होता है या किस कालिक्रम में होता है? तो जो सबसे तेज अनुबंधन है वह होगा डिलेड में, विलंबित कालिक्रम में। और जो सबसे स्लो होगा या कहें जो सबसे कमजोर अनुबंधन होगा वह होगा बैकवर्ड में। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको पहले ही खाना मिल गया है, तो वो संबंध स्थापित ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंट नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ यूज को देख लेते हैं, कि आप समझ रहे होंगे कि ये तो थ्योरी पढ़ा दिया, इसका क्या यूज है, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ पैवलॉव ने और उनके सहयोगियों ने कई अन्य प्रयोग भी किए, जैसे डर उत्पन्न करने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए, या प्रशंसा उत्पन्न करने के लिए, या कार्य को और अच्छे ढंग से करने के लिए कैसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि मान लीजिए एक बच्चा है और वह किसी खिलौने से खेलता है, और आप चाहते हैं
कि खिलौना को वो छुए ही ना। मान लीजिए एक डॉल है, अब डॉल को देखते ही एक बच्ची है वो खुश हो जाती है, वो उससे खेलती है। जो बेबी है वो एक बच्ची है वो डॉल से खेलती है, डॉल को उससे खेलना उसको पसंद है। अब कैसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज करके उसके अंदर ये डर उत्पन्न कर दें कि वो डॉल को छुए ही ना, तो कैसे करेंगे सोच के बताइए। हम क्या करेंगे, अब यहां पर डॉल क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। डॉल क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक है जिसके प्रति अंक्रिया क्या हो रही है, एक स्वाभाविक अंक्रिया क्या हो रही है कि बच्ची उसको देखकर खेल रही है या खुश हो रही है। यहां पर मान लीजिए खेलना, खेलना क्या है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब इसमें आप डर कैसे उत्पन्न करेंगे कि आप चाहें कि बच्ची उस बॉल से खेले ही ना, तो क्या किया गया, इसमें प्रयोग किया गया कि जैसे ही वह डॉल को छूने चलती, जैसे ही वह डॉल के पास आती, तो तुरंत बैकग्राउंड में एक आवाज, चीखने की आवाज या चिल्लाने की आवाज या बहुत तेज आवाज होने लगती, एक साउंड, एक हॉरर साउंड। जैसे ही वह डॉल के पास में आती है तो तुरंत ही एक साउंड उत्पन्न हो जाता है। जब डॉल को टच करती है और वो आई और डॉल को जैसे ही उसने डॉल को टच किया तो एक चीखने की आवाज आ गई। अब वो चीखने की आवाज आई तो वो डर गई। फिर क्या हुआ, फिर दोबारा वो आई, फिर दोबारा भी जैसे उसने छूने की कोशिश की, फिर वो डर गई। फिर इसके बाद 2-3 बार और भी ऐसी चीजें हुई कि वो डॉल के पास आती और तुरंत डर जाती, क्योंकि पीछे से चीखने की आवाज आ रही थी। बाद में ये हुआ कि वह डॉल के पास आना ही बंद कर दी, वो डॉल को देखते ही डर जाती है। तो ये क्या हुआ कि क्लासिकल कंडीशनिंग का यूज करके क्या किया गया कि साउंड को डॉल के साथ जोड़ दिया गया, जिससे उसमें एक अनुबंधित अनुक्रिया जो कि थी डर की अनुक्रिया वह उत्पन्न होने लगी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके कुछ बचे हुए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंस लॉज का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।